अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हमारा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले आज की जो अहम खबरें हैं, टॉप स्टोरीज हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। और उसके मुताबिक मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज फेडरल एरिया पहुंचे और उन्होंने गुर्दों के अस्पताल की तामीर नौ शुदा तीसरी मंजिल का इफ्तिताह किया है। और कराची में KMC के 14 बड़े अस्पताल हैं। उनका ये कहना है कि गरीब और मुतवसत तबके की बड़ी तादाद इन अस्पतालों से इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल करती है। और KMC चाहता है कि इन अस्पतालों को अपग्रेड करने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। गुर्दों की बीमारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि गुर्दों की सेहत मालूम करने के लिए इंतहाई सस्ता टेस्ट होता है और नौजवानों की तादाद भी जो है वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए। और दूसरी बात यह कि गुर्दों के अस्पताल का उसका जो 3rd फ्लोर है उसका इफ्तिताह किया गया, जिसके आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं और यकीनन ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ाल होगा। उसके अलावा हम अगर बात की जाए रवां बरस जो पाकिस्तान है उसने आलू की बेहतरीन पैदावार हासिल की है, जिसके बाद पाकिस्तान आलू की काश्त करने वाला 10 बड़े मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क भी है और ज़रई माहिरीन भी कहते हैं, किसान भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आलू की पैदावार है वो 80 लाख टन से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। ऐसा ही हाल एक वक्त में हमारी प्याज का भी था, टमाटर का भी था और गंदम और चावल का भी था। लेकिन अब उसकी काश्त जो है वो कहाँ तक पहुँची है और किस तरह से जाना उनको क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इन तमाम चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल आलू की जो पैदावार है वो तकरीबन 2021 और 22 का अगर डाटा शेयर किया जाए तो उसमें 50,87,000 टन थी और ये तादाद बढ़कर 22 और 23 में 80 लाख टन से ज़्यादा हो गई है। तो जो पाकिस्तान सब्जियां पैदा करने वाले 10 बड़े मुल्कों की फहरिस्त में आ गया है और 9वें नंबर पर ये पहुंच गया है, तो बहुत अच्छा है। और ज़रूरी मुल्क में तो हमें और से चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो है वो काश्त को बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। कल भी हमने आपसे जो है वो कीमतें कुछ चीज़ों की शेयर की थी, आज भी आपको रेट लिस्टें दिखाएंगे। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक इंतज़ामिया प्राइस चेक करे और दूध की जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके मुताबिक जो दूध की रिटेल कीमत है वो 200 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई हुई है, उसी के मुताबिक सेल होना चाहिए। दूध तो खैर मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जो आप देखें सब्जियां गोश्त वगैरह वो इसके मुताबिक नहीं मिल रही होती हैं। और साथ साथ जो अशिया खुरनोश की सरकारी कीमत है उसको होलसेलर्स ग्रुप ने भी नामंजूर कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम कारोबार बंद कर देंगे, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं भेज सकते। अब्दुल इब्राहिम जो कि चेयरमैन होलसेल ग्रॉसर्स हैं उनका ये कहना है और उन्होंने कहा कि अगर छापे मारे गए तो अजनास की सप्लाई बंद कर देंगे। तो कमिश्नर कराची सस्ती चीज़ें दिला दें, हम बेचने के लिए तैयार है, उनका ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है और रेट लिस्टों में खासा जो है वो फ़र्क हमें नज़र आता है। जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको वो रेट लिस्टें भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, जिसमें आला सतह का जो सऊदी वफ्द है उसने दौरा किया और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट सिलसिले में कराची जिन्ना इंटरनेशनल का दौरा किया है। दौरे का मकसद ये था कि हज ज़ायरीन के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात के लिए मुमकिन मकामात का सर्वे किया जाएगा। और जो इस मुलाकात में ये कहा गया कि मुख्तलिफ जो हुक्काम हैं वो भी मौजूद थे और ये कहा गया कि पहले ही कामयाबी से इसका नफाज हो चुका है टर्मिनल पर। जिना एयरपोर्ट का जो इंटरनेशनल टर्मिनल है उसमें वहाँ सऊदी एहलकार काउंटर्स और आलात लगा सकेंगे और उनको इमिग्रेशन में या जो हज में जाने वाले लोग होंगे, उम्र में जाने वाले लोग होंगे, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके साथ साथ टोयोटा गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी इंटस मोटर कंपनी जो है उसमें पैदावारी प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला किया गया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। क्यों बंद किया जा रहा है ये प्लांट, अशरफ खान साहब हमें बताएंगे और साथ साथ हमारे साथ महराज अख्तर साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात कर लें, रह न जाए कमिश्नर कराची को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर की जुनूबी ने ब्रीफिंग दी और 5वीं कमिश्नर कराची मैराथन का इनेकाद किया जाएगा जो कि 8 मार्च को होगी। और मैराथन में काफ़ी सारे लोग जो है वो हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस हवाले से शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं, कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर जाएं, उस पर लिंक जारी कर दिया गया है और ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगी। जब सुबह 9 बजे आप वहाँ पर पहुँचेंगे और 3 बजे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। मैराथन में जो शिरकत करने वाले लोग हैं उसमें ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, तर्जुमान कमिश्नर कराची का ऐसा कहना है। और इस मैराथन के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। तारुफ में आपसे करा चुकी हूँ, अशरफ भाई हमारे साथ हैं, महराज अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्यों हंसे जा रहे थे? मैं महराज साहब को देख रहा था, माशाल्लाह फ्रेश कुछ था ना, अब सोच रहे थे, मैं पढ़ रही थी कुछ तेजी से, है ना।
अच्छा, क्या आपके दिमाग में आया? जब तक आप बताएंगे नहीं ना तो हम आगे नहीं जाएंगे। नहीं, ये आया था जो आपने किया कि कमिश्नर कराची ने प्राइस लिस्ट के ऊपर, मतलब कि आप दूध का आपने बताया, दूध 200 रुपये तो मिल रहा है, हाँ लेकिन बाकी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। हाँ, ना सब्जी ना चिकन ना कुछ भी नहीं। अब ये बैठ के पता नहीं कहाँ फैसले करते हैं, इनको सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो वही सप्लाई करा दें भाई आवाम को। ज़रा कमिश्नर कराची के जो रेट्स हैं वो भी क्यों कर लें, और वो भी हम देखेंगे कि सब्जियों वगैरह के वो क्या रेट्स हैं, चिकन और एग के प्राइसेस क्या हैं और मार्केट में क्या मिल रहा है। महराज अख्तर साहब, इस वक्त जो है वो वाकई सूरत हाल तो गंभीर है। कमिश्नर कराची कह रहे हैं कि जो हमने रेट लिस्ट जारी की है उस पर तमाम चीज़ें फ़रोख्त किए जाएँ। तो मार्केट आप भी जाते होंगे, यकीनन सभी जाते हैं, सबको पता होता है दूध चिकन अंडे सभी ख़रीदते हैं, गोश्त ख़रीदते हैं, अभी आगे फ्रूट और सब्जियाँ। तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर साल जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होने वाले होते हैं तो उसके बाद ये रिवायती बयानात जारी किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी, डंडा उठा लिया जाएगा और टीमें निकलेंगी और जो भी गिरां फरोश हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन अमूमन होता ही है कि ये सारे दावे ही रह जाते हैं और महंगाई बिल्कुल सर चढ़ कर बोलती है रमज़ान में। हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, क्योंकि मुस्लिम मुल्क है ये, तो यहाँ रमज़ान से पहले ही स्टॉकर्स जो हैं वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं तो वो उसको महंगा फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रमज़ान में तकरीबन ज़्यादातर लोग रोज़े रखते हैं और बड़ा एहतराम किया जाता है इस माह का जो है, माह सयाम का। तो इस हवाले से ख़रीदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, इफ्तार के लिए फ्रूट भी ख़रीदा जाता है, खाने हैं, सहरी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई की शरह उसमें हमेशा से हमने देखा है इजाफा हुआ है, होता है। और शुरू के जो चंद दिन होते हैं रमज़ान के, उसमें हम ये भी देखते हैं कि नुमाइशी कार्रवाइयाँ भी होती हैं दुकानदारों को और जुर्माने भी किए जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मानने को तैयार नहीं है ना होलसेलर ना दुकानदार, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा ये रेट्स आप देख रहे हैं ना अशरफ खान साहब के, चिकन और अंडे की जो प्राइसेस हैं ये हम रोज़ाना ही तकरीबन चला रहे होते हैं, लेकिन इसमें तो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी चिकन की प्राइस उठाकर देखें 598 रुपीज़ पर केजी। उसके अलावा भी एग प्राइसेस आए थे, हमारे पास आएंगे दोबारा 635 रुपीज़ पर केजी। कहाँ गोश्त मिल रहा है पता नहीं, ये प्राइसेस। अच्छा, डिफरेंस बहुत है। अभी जो होलसेलर्स और ग्रॉसर्स कह रहे हैं, कल हमारे पास जो है वो आटे, दाल, चीनी, घी, तेल, इन तमाम चीज़ों का भी रेट लिस्ट आई थी। अभी ज़रा दिखा दीजिएगा ना शुजा, तो उसमें भी खासा फ़र्क नज़र आ रहा था। अब ये होलसेलर्स और ग्रॉसर्स जो हैं, अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, इनका ये कहना किस हद तक दुरुस्त है कि सस्ती चीज़ें अगर मिलेंगी तो मुहैया कर दी जाएंगी? जी देखें, हमसे हर वीकली जो स्टार्ट होता है तो हमारी जो टीम है वो जाती है बाज़ार में और रिटेल में। कल ही हमारी जो टीम, मैं आटे पे गया था, हमारी एक टीम रिटेल में जो चीनी कितने की मिल रही है, बाकी दालें कितने की मिल रही हैं, और इत्तेफाक से कल ही ये रेट आ गया। कल चीनी जो है रिटेल मार्केट में 5 रुपये महंगी हुई है, 145 रुपये की बिक रही है। कितने की? 145 फी किलो। जबकि कमिश्नर कराची ने रेट निकाला है, होल सेल का दिया 123 रुपये और जो रिटेल का दिया 130 रुपये। तो जो सरकारी कीमत है रिटेल में 130 और 145, तो 15 रुपये का फ़ी किलो का फ़र्क है। जी जी। अब अब्दुर्रऊफ इब्राहिम होलसेल ग्रोसरी जो चेयरमैन है, उनसे भी हमने फ़ोन किया तो उन्होंने हंगामी इजलास किया तमाम होलसेलर्स के साथ। और सिंपल सी है, जो एक्स मिल रेट है 134 रुपये, 137 रुपये वो बेच रहे हैं होलसेल में, और वो जब लेके जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह लगा के फिर वो कितने की बेच रहे हैं? 145 रुपये की। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर 123 की चीनी देनी है तो कमिश्नर कराची साहब को अगर 123 रुपये फ़ी किलो में चीनी एक्स मिल रही है, हमें दिला दें, हम बेच देंगे। लेकिन हम 134 रुपये की चीनी लेके हम 123 रुपये की नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि दुकानदार, थैली का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। अभी ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है कि आप कोई भी मोड में अगर आप छोटी सी भी एक दुकान का भी किराए के लिए पिकअप बुक करते हैं, आप पूछें तो पैसे कितने के, तो वो पूरी प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ जाती है उसकी। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा 500, 600, 800 रुपये में किराए में ले जाएगा। आप लेकर आते हैं माल, गाड़ी पिकअप में लोड करें तो आप पूछें, महराज भाई बैठे हुए ट्रैफिक पुलिस वाले रास्ते में रोकते उसका ट्रांसपोर्ट का किराया में 1000 रुपये तो उसी में चले जाते हैं। अब मेन ये है कि जो सारी कॉस्टिंग किस पे आ रही है? आवाम पे। अब रमज़ान आ रहा है, बरकत का महीना है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, इवन कि आप दूसरे जो आपके यूरोप ममालिक में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, तो इस वक्त रमज़ान के लिए वो लोग स्पेशल पैकेज देते हैं। हमारे यहाँ उल्टा क्या होता है, सारे मुनाफाखोर नहीं है, मतलब माज़रत के साथ वो अपने आप को हाजी कहते हैं, हुमरा ज़ाहिरीन कहते हैं, और वो यही मुनाफाखोर आवाम को लूटते हैं और यहाँ पे वो अपना जेब भरते हैं। और भुगतती कौन है? आवाम। आप जाएँ चीनी 145, गरीब आदमी का अगर देखें उसकी कॉस्टिंग रमज़ान में, वो क्या करेगा? वो खाना नहीं खा सकता है, इतनी महंगी है। अब तेल घी का भी रेट देखें आप, दूध चले, मैं ये मानता हूँ कैटेगोरिकली तो शुक्र है कि उन्होंने एक्शन लिया। दूध जो 230 रुपये था, एक्शन लेने के बाद 200 रुपये का बिक रहा है हर जगह पे।
वो तो कंट्रोल में आ गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, मतलब आटा आप ऐसा रेट दे रहे हैं, आटा फ्लोर मिल पे नहीं मिल रहा है, आपने ऐसा रेट देते हैं, आप चीनी का रेट ऐसा देते हैं, दालों का रेट अगर आप बताएं, आप 1 किलो दाल लेने जाए रमज़ान में, आपको चने की दाल, चने जो बहुत इस्तेमाल होता है छोलों में, इन सब में आप जाके रेट तो लें। होल सेल में जो रेट है, होल सेल बाज़ार में 250 रुपये है, ये दे रहे हैं 200 रुपये। अब आप एक चीज़ 250 रुपये मिल ही रही है होल सेल में, आप 200 रुपये में कैसे बेचेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और सब स्टैंडर्ड चीज़ें भी जो है ना वो मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। मिलावट करते हैं अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल, मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट है, प्योरिटी भी नहीं है कि आप इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं और आपको बहुत अच्छा और प्योरीफाइड फॉर्म में मिल रहा हो। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि पोटैटो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है महाराज भाई, और हुआ ये है कि इस साल जो पोटैटो प्रोडक्शन हुई है उसमें पैदावारी सलाहियत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान सब्जियां पैदा करने वाले मुल्क में अंडर जो टॉप 10 है उसमें आ गया है। तो ये भी एक अच्छी चले ख़बर है कि हम ये कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट के हवाले से तो खैर अशरफ खान साहब बताएंगे। लेकिन ओवरऑल हम जब एक ज़रूरी मुल्क होने की बात करते हैं तो हमें ख़बर पढ़ते हुए भी मुझे याद आता है कि खाली आलू नहीं, एक दौर था हम टमाटर, प्याज हमारी बहुत अच्छी, चावल, गंदम, अब क्या सिचुएशन है तो अशरफ खान साहब से पूछूंगी। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि वाकई अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है? देखिए जी, बहुत अरसे से हो ये रहा है कि हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की संजीदगी जो है नज़र नहीं आ रही इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से। अब जो है सब्जी पकाना भी जो एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो दाल पकाना भी इतना मुश्किल काम है, जैसे अशरफ भाई बता रहे हैं, चने और दालों का रेट जो है वो 250-250-300 रुपये में पर केजी पे पहुंचा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कितना मुश्किल है आवाम के लिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, और यकीनन इसी दुआ के साथ हर साल रमज़ान आते भी हैं जाते भी हैं, हम तो हमेशा यही दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात हों। अच्छा, पोटैटो प्रोडक्शन पे और ज़रूरी मुल्क के हवाले से और इकोनॉमिक सिचुएशन में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, हम जाने से पहले बात करते हैं सब्जियों की और पोटैटो प्रोडक्शन के हवाले से भी। तो सब्जियों के जो रेट्स हैं वो मार्केट में और कमिश्नर कराची में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी हमने दिखाया भी आपको रेट्स, तो मार्केट में किस कीमत पे मिल रहे हैं राबेल हमें बताएंगे, आइए ज़रा देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम देखने में आ रहा है, जबकि फलों की कीमतों में जो है वो भी अभी तक इस्तेहकाम ही है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कीमतों में जो है वो मज़ीद इजाफा बढ़ने का खर्चा जो है वो सब्जी और फल फरोशों की जानिब से बताया जा रहा है। अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो पर विराजमान है, जबकि इसी तरह आलू की बात की जाए तो आलू भी जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो पर ही फ़रोख्त किया जा रहा है, वही बरकरार है। जबकि लीमू और हरी मिर्ची की जो है वो ऊँची उड़ान है, 320 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो विराजमान है, लेकिन अब तक जो है इनकी कीमतों में कमी नहीं आ सकी। इसी तरह अगर खीरे की बात की जाए तो खीरा जो है 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गाजर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह प्याज की बात की जाए तो प्याज भी जो है 150 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लहसुन और अदरक की कीमतों की बात की जाए तो लहसुन और अदरक की कीमतों में बदस्तूर जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतें 640 रुपये फ़ी किलो पर ही मुस्तहकम है। इसी तरह हरे धनिया और पुदीने की जो गड्डी है वो 20 से 30 रुपये फ़ी गड्डी जो है वो मिल रही है। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फलों की कीमतों में सेब जो है वो 200, 280 या 180 से भी स्टार्ट हो रहा है। कहीं के इलाका वाइज जो है वो कीमतों में रद्द-बदल देखा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कीनू की तो कीनू 150 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि केला जो है वो 150 रुपये फ़ी दर्जन में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि स्ट्रॉबेरी जो है वो सबसे महंगा फल है और 800 रुपये फ़ी किलो में छोटी स्ट्रॉबेरी, जबकि बड़ी स्ट्रॉबेरी जो है वो 1200 से 1250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और चूंकि रमज़ान आ रहे हैं तो जैसे राबेल कह रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद भी इजाफा होगा। हम देखते ही हैं कि रमज़ान की आमद के साथ ही जो है ना वो ऐसा लगता है पर क्या पता नहीं क्या लग गया कि प्राइसेस कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, डबल और ट्रिपल प्राइसेस हो जाते हैं। ज़रा सरकारी कीमतें तो दिखाएं। जो राबेल ने बताया 150 रुपये किलो प्याज, 60 रुपये किलो टमाटर, तो जी 50 रुपये आलू मिल रहा है। सॉरी हाँ, आलू उन्होंने बताया 60 रुपये मिल रहा है। इसी तरह प्याज जो है वो, प्याज के तो बड़े सस्ते बताया तुमने, तो सरकारी कीमत बड़ी महंगी रखी हुई है। अच्छा जी, फूल गोभी वगैरह की जो कीमतें हैं वो 119 रुपये फ़ी केजी, वो मिनिमम है। हाँ मिनिमम और मैक्सिमम में, हाँ बिल्कुल ऐसा। लौकी और दिखाइए, तुरई मतलब जो जैसे तुरई है, बैंगन है, अब ये नॉर्मल फल नहीं है। अब मतलब है भी नहीं भाई, सब्जी है ये। अब इसमें ये है कि जो सब्जियां जो लेते हैं नहीं, इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों में फल भी कहते हैं, तो इसमें जो टमाटर को कहते हैं। करेला तो हमारे मेरे घर में तो नहीं बनता है, साफ सी बात है,
और बाकी जो ये मटर, हाँ सर्दी में मटर हम खाते हैं, लेकिन मटर मैंने इस दफ़ा कोई सस्ता नहीं लिया, नहीं हुआ, मटर सस्ता ही नहीं हुआ। हालांकि एक टाइम था पिछले साल मैंने 70, 80 रुपए किलो भी लिया, क्योंकि जब सर्दियों का सीज़न होता है। और यहाँ उन्होंने इतना लूटा है इस दफ़ा जी 150 रुपए से नीचे मटर नहीं आया। आपको मिला है वैराज भाई? नहीं, आपने लिया ही नहीं, आप तो कहा मैं खरीद, देख रहे घबरा के, मैंने तो लिए। आप भाई देखिए, वाइफ कम से कम इतना बता तो देती है ना कि सब्जी बहुत महंगी हो गई है। पैसे तो यही देते हैं, पता चल जाता है कि हाँ सब्जी क्या महंगी हो बताया गई। इन्होंने, 1000 का बत्ता दिया और सब्जी आई खत्म। गिन के देते हैं, बिल्कुल ही मेमन देखा है आपने, नोट को गिन के देते हैं। अब अभी जो हालात हैं वो यही हैं। अब रमज़ान में बताऊं, मुझे बहुत पसंद है घर में हमारे फ्रूट चाट। अब इस दफ़ा जो है ना वो जो फल के रेट बता रही थी वो, तो अभी से मुझे अंदाजे 200-250 रुपये किलो दर्जन वो केले होंगे। और फिर सेब तो आप देख लें 300-400 रुपये किलो सेब है। और जो सारा स्टोरेज का और वो जो जी सड़ा हुआ माल होता है ना, वो पहले हमें नजर आ रहा होता है मार्केट के अंदर, तो हम वो है भी ना, आपको हम खाने के prices लिए में- हैं हम पाकिस्तानी। और जो अच्छे वाले जो हमने जो फल हैं वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट का आपने जिक्र कर दिया, तो आ जाए जरा उस तरफ भी ना। पाकिस्तान जो है वो आलू की काश्त में बड़ा जो है वो अच्छा हो गया, तो हम बाकी चीज़ें कहाँ गई हमारी, गंदम चावल ये वो, क्या मसाइल है उसमें? देखिए मसाइल का नहीं है, जो सबसे बड़ा है कि हम कट ऑफ फील्ड यानी कि जो फी एकड़ पैदावार है उसको नहीं बढ़ा रहे। अब ये आलू की बात करें तो इसमें पिछले 3 साल से काम हो रहा था, तो हमने 2 किस्म के आलू लगाए थे, जिसमें आपने देखा एक नया आलू कहते हैं जिसकी वो छिलका उतर रहा होता है, वो नया आलू होता है। एक पुराना आलू होता है जो फ्रीज़ वाला होता है। तो फ्रीज़ वाला आलू ये होता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो नया आलू होता है जिसका छिलका उतर रहा होता है, तो मार्केट में वो महंगा होता है हमेशा। अब इसमें यह है कि 2 किस्म के, पहले एक किस्म का आलू होता था, अब 2 किस्म के आलू, एक देखा होगा आपने फीका सा आलू, एक मीठा वाला जो बोलते हैं कि आलू लेकर आए। तो जो नया आलू है वो उसकी अगर प्राइस वो आलू है जो आपको रोजाना ऑफिस में मिलता है जी, तो उसमें यह है राज भाई। कि अभी मार्केट में अगर हम देखें तो आलू की प्राइस बहुत कंट्रोल में है। अब आप देखें ना, वो उन्होंने रेट दिया, वो बता रही है कि 60 रुपये, अब 60 रुपये 50 रुपये ऐसे मिल रहा है। मैं वहाँ गया और वहाँ आज तक फुटेज चल रही है, और उसके बाद पाबंदी लग गई थी कि हो सकती कि मीडिया नहीं आएगा उन्हें। आप जाएंगे देखें, गंदम जो है उससे क्या बनता है, आटा। आप जाके देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, मतलब मिट्टी उसमें मिला रहे हैं, गंदी जगह पे वो रखी हुई है, कीड़े वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ फ्यूमिगेशन, ये गंदम जहाँ रखते हैं वहाँ फ्यूमिगेशन होती है ताकि कीड़े ना लगें, क्योंकि हमारे उसमें भी है कि जैसे गंदम में क्या फौरी तौर पर आप स्टॉक नहीं कर सकते तो कीड़ा लग जाता है, और कीड़े से बचाने के लिए फ्यूमिगेशन होती है, वो भी नहीं करते हैं। आप जाएंगी ना, आप सोचेंगे ये गंदम जब बाज़ार में आती है उसी का आटा हम खाते हैं, तो आप सोचें क्या होगा। आज एक दफ़ा चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। आप तो देख के आटे से ही दिल उठ जाएगा जो हमारे यहाँ हाल है। तो ये तो वाकई है, ये बात तो आपकी सही है। मतलब हम प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, काश्तकार जो है उसको सपोर्ट देनी होगी, आपको सस्ती जो है उसको खाद देनी होगी, उसको पानी देना होगा, और ये सब चीज़ें आपको पता है। पानी के लिए कराची वालों को पानी नहीं मिलता है, काश्तकारों को कहाँ से मिलेगा? नहीं, बात ये है कि देखें ना, वो अब सैलाब आते हैं, बारिशें आती हैं, वही वाली बात है, डैम्स हो, इरिगेशन प्लांट्स लगे हों, तो ये सब चीज़ें हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि हम ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमारे यहाँ फोकस ही नहीं किया जाता, रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, और उनको डेवलपमेंट प्रोसेस की जब हम मेराज साहब बात करते हैं तो हमारे यहाँ डैम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्योंकि अब जिस तरह से आ रहे हैं, बारिशों के स्पेल्स बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है, पानी है, लेकिन हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। करने लगे तो हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाए, और फिर वही वाली बात कि इन दी एंड तो आपके इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बात तो यही ना कि अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो बहुत सारी वसाइल, अभी तो हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत हैं। आपने जैसे बारिशों का जिक्र किया, तो बात यह है कि अगर डैम्स बन जाएं और पानी को सेव कर लिया जाए तो वो काश्तकारी में भी काम आ सकता है, और लोगों के काम भी आ सकता है ना, पीने के काम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ शहर में, खाली अगर कराची की बात करूँ, 3 से 4 ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बरसों पहले लगाए गए थे। आज तक उनमें से एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो एक्टिव नहीं है। वहाँ करोड़ों और अरबों रुपए की मशीनरी खड़ी भी जंग खा रही है, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसको। भाई आप जब एक चीज़ लगा दी गई, उस पर अरबों रुपया खर्च भी कर दिया गया, तो उसको इस्तेमाल कर लेते। तो हमारे यहाँ गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ज़राअत पर तो जो है तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए कि जब अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती हैं तो हमें तो वाकई अगर कहा जाए कचरा खाने को मिलता है, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। हम बिल्कुल इस वक्त जो है 3rd ग्रेड जो सब्ज़ी होती है या फल होते हैं वो जो है कराची में आते हैं, और वो हमें और वो भी उस रेट में हमें ख़रीदना पड़ता है कि आवाम की चीखें निकल जाती हैं। अब जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि अब ज़ाहिर सी बात है रमज़ान आ रहे हैं, तो फ्रूट चाट जो है वो एक इतना आम सा मामला है कि हर दस्तरखान की जीनत होता है, ख़ास तौर पर इफ्तार में।
तो अब सोचिए कि किस तरह से लोग उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि जैसी चांद रात होगी रमज़ान की, उससे एक दिन पहले से फ्रूट एक तो गायब हो जाएगा। चांद रात को वो फ्रूट आपको नज़र आएगा और उसके रेट कम से कम 4 गुना और 3 गुना होंगे। सही है, सही कह रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को अब तो संजीदा हो जाना चाहिए। अब हम जो है ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है, हर चीज़ मौजूद है। काम करने वाला चाहिए जो संजीदगी से इसको देखे, इस मसले को देखे, काम करे इस पर, बस वही नहीं मिल रहा है हमें। बाकी तो सारे वसाइल हमें मुहैया हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात आप लोगों की सही है। बहरहाल हम कराची की कुछ खबरें भी शामिल करते हैं। हम ये भी देखा कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो कराची के गुर्दों का अस्पताल है उसकी 3री मंजिल का इफ्तिताह किया गया महराज भाई, और ये कहा गया है कि KMC के तहत 14 बड़े अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं। एक और जो है वो उसमें इजाफा किया गया है और उन्होंने कहा कि जो मरीज़ हैं उनको सरकारी अस्पतालों में सहूलियात मिलनी चाहिए। तो जो हेल्थ सेक्टर में मैं बार बार कहती हूँ कि काम होने की ज़रूरत है, चलें यहाँ पर भी कुछ तवज्जो हुई। ये मंजिल का इफ्तिताह ही सही, लेकिन नए अस्पतालों की ज़रूरत, और आप क्या समझते हैं कि सेहत में कितनी हद तक बिल्कुल रखना पड़ेगा। बात यह है कि कराची की आबादी ऑफिशियली तो खैर कम है, लेकिन अनऑफिशियली 3 करोड़ के करीब या उससे थोड़ी ऊपर ही होगी। तो अब यहाँ पर जो है वाकई अगर आप जाएँ कि हमारा और आपका तो एतबार ही उठ गया ना सरकारी अस्पताल से। भाई अगर हमारे पास अगर थोड़ी सी भी रकम मौजूद है तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम किसी निजी अस्पताल चले जाएं, जो लोग जरूरतमंद नहीं है ना, वो पता है क्या बेचारे उधार ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कि नहीं यार हमें उसके धक्के नहीं खाने, हमें आपसे इलाज नहीं कराना, हम कहीं प्राइवेट ही करा लें। आप देखिए ना, अलमिया है ना, जिस मुल्क में सरकारी अस्पताल जाते हुए भी आप सोर्स लगाएं और सिफारिश करवाएं, ये पेशेंट आ रहा है ज़रा देख लेना। मतलब हम कहाँ खड़े हैं, आप सोचें तो सही कि एक बंदा बीमार है, मतलब मर भी सकता है, और अस्पताल पहुंचने से पहले उसके लिए सोर्स लगाई जा रही है कि भाई मेरा फला रिश्तेदार आ रहा है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। तो आम आदमी की तो वाकई कोई जो है सुनवाई नहीं है वहाँ पर। अस्पतालों का हाल आपके सामने है, कभी मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, कभी डॉक्टर्स का मसला हो जाता है, कभी उनकी सैलरीज़ का मसला हो जाता है तो वो एहतजाज पे चले जाते हैं, बेड्स का मसला आ जाता है। इतने सारे मसाइल हैं इस सेक्टर में, और उसको अगर ये देखें तो मतलब ये खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी हमारे अकाबरीन हैं वो तो निजी अस्पतालों में जाते हैं या फिर मुल्क से बाहर अस्पतालों में चले जाते हैं। इन सरकारी अस्पतालों में आने वालों को पता चले कि इसका हाल क्या है, वहाँ पर मैसर ही नहीं है कुछ मरीज़ को। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हाल है कि कैनेडा तक जो है वो भी आपको बाज़ार से बाहर से मेडिकल स्टोर से ख़रीद के लाना पड़ता है। और हमारे तो बिज़नेस का ये हाल है कि आप जितने भी सरकारी अस्पताल देखेंगे, जो आबासी लेने, जिना लेने, सिविल लेने, इसके इर्द गिर्द आपको सैकड़ों के हिसाब से मेडिकल स्टोर मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके पास होगा ही नहीं कुछ, और ये अंदर से लिख के देंगे तो ये हमारे पास ही आएंगे। वहाँ पर आने वाले लोगों की कंप्लेंट्स भी यही है कि हमें सब कुछ तो बाहर से लाना पड़ता है, मेडिसिन भी, चीज़ें भी, वो पर्चा बना देते हैं और कहते हैं ये ले आओ। भाई दुनिया भर में जब टैक्सेस लिए जाते हैं ना, तो जैसे हमारे यहाँ आजकल बहुत कुछ सालों से ऐसे चल रहे हैं, वो टैक्स नेट में आ जाएँ, टैक्स अदा करें, फाइलर बन जाएँ। तो भाई जब वो टैक्स अदा करता है बंदा, तो फिर दूसरे मुल्कों में उसको सेहत का और तालीम का ये मामला बुनियादी वसाइल मुहैया किए जाते हैं, तभी तो वो टैक्स दे के भी खुश रहता है। हमारे यहाँ तो टैक्स देने के लिए बहुत सारे लोग इसलिए राज़ी नहीं है कि भाई हम टैक्स दे भी दें तो क्या पता वो कहाँ जाएगा, हमें फैसिलिटेट किया जाएगा नहीं जाएगा। तो इस मामले में भी टैक्स में कुछ कमी रहती है। साथ साथ ये कि अस्पतालों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कराची में जो इस वक्त बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और उनके यहाँ अगर कोई दुख और बीमारी आ जाती है तो वो लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होते हैं या कर्जदार हो जाते हैं वो बेचारे। इसके लिए जो है हुकूमत को ज़रूर संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये फीते काटने से तो अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। और शोहना, और ये बात इनकी सही है, टैक्स नेट में लोग क्यों आएंगे जब आपके पास ना सेहत की सहूलियातें ना तालीम की। नहीं, वो जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन अगर हम बाहर देखें, बराबर ईरान में देखें, दीगर ममालिक में देखें, वहाँ गुर्बत वहाँ पे भी है, लेकिन वो देते हैं जॉबलेस क्लेम। पता होगा आपको, कोई बेरोज़गार है, बेरोज़गार अलाउंस। पाकिस्तान में भी आपको पता है ये बात? नहीं। हमारा जो ज़कात फ़ंड और ये सारा जो जमा होता है, तो ज़कात कहाँ जाती है? आपने कितने लोगों को देखा है आपके इर्द गिर्द, कितने लोग हैं जिनको क्या ज़कात फ़ंड मिलता है? ज़कात उशरा कमेटी बनाई हुई है। आपका अभी रमज़ान आ रहा है, तमाम बैंक जो हैं फर्स्ट रमज़ान को बंद होंगे, अकाउंट से ज़कात डिडक्शन होगी 2.5% से। जितनी भी अमाउंट है, मैं बताऊँ आपको, इस वक्त जो एक PLS अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक करंट अकाउंट, तो जो तकरीबन 40% जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 40% का अगर हम निकालें तो आप हज़ारों अरब रुपए बनते हैं, उसका 2.5%। तो मेरा ये सवाल, मैंने कई दफ़ा ईमेल की, मैंने कहा आप किन लोगों को देते हैं?
ये तो बिजनेसमैन वगैरह अस्पताल वगैरह को आपको पता है डोनेशन दे के ये बिजनेसमैन बड़े बड़े या बड़े बड़े जो इदारे हैं वो दे रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो ज़कात एंड उशरा कमेटी क्या कर रही है? जब हर साल ज़कात अरबों रुपए आप काटते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? आप लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं, देखें हम हर किसी को जवाब देना है, मगर मैं यहाँ पे जब हम हैं इस पाकिस्तान में, ऐसा लगता है किसी को जवाब नहीं देना है। इस हुकूमत के अलावा अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ, उसको भी जवाब देना है। और वहाँ पे आप अरबों रुपए लेने के बाद मरात लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, किसके नाम पे? अब आप सोचें ज़कात कट रही है और ज़कात उशरा कमेटी के हेड बने हुए हैं और उनको VIP मूवमेंट चाहिए और वो जो लोगों को पैसे चाहिए वो नहीं मिलते हैं। आप ज़कात डिडक्शन के लिए ना एक गरीब आदमी का एक स्कूल का खर्चा या उसका किचन का खर्चा, अगर किसी गवर्नमेंट ने आके, सारी हुकूमतों को बोल रहा हूँ, आके कभी किया हो, बाहर जाएं आप इस्लामिक कंट्री में जो बेवा होती है उसके पूरे घर का खर्चा उठाती है। इवन कि कनाडा में क्या इस्लामिक नॉन इस्लामिक दोनों कंट्रीज में ये हाल है कि भाई वो तो फंड्स दे रहे होते हैं, वहाँ तो बच्चों के लिए अलग फंड्स हैं, तालीम के लिए अलग फंड्स हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। अब खुदा न खास्ता अभी बताएं, अभी वीकेंड पे कज़न है, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मतलब वो इंतकाल हुआ, उससे नहीं रोया, जो चीज़ें सिस्टम देखी उससे रो रहा था। कब्र आप इस शहर में लेने जाएं, आपको पता है कब्र कितने की है? मतलब शर्म आनी चाहिए। वो यहाँ पे मैं कर नहीं सकता हूँ, मगर मुझे इन लोगों के ऊपर क्या कहना चाहिए कि आप कब्र लेने जाएं तो इस शहर में कब्र नहीं मिल रही है आपको। जो गोरकन है वो 35-40 हज़ार मतलब प्लॉट दिखाता है। ठीक है, आप अगर फ़ोन करें, अगर हमारे दोस्त वगैरह होते हैं तो अगर हम लें तो आप मैयत गाड़ी, अब वो गरीब आदमी अगर मर गया तो आपको पता है मतलब कितना खर्चा चाहिए। मतलब ये कौन सी गवर्नमेंट है? मतलब KMC उसको 35-40 हज़ार रुपये में कब्र खरीदनी है। इस शहर में 84 कब्रिस्तान है, KMC के भी हैं। इनसे में आप जाएं, कोई कब्रिस्तान खाली दिखा दें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, रोज़ लोगों का इंतकाल होता है, वो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं। अब तो बिल्डिंग बन गई हैं, मतलब अब ये इस शहर के जो मसाइल हैं ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब ये जो सिस्टम है ना, इसको हमें ब्रेक करना होगा और ये सारा सिस्टम को मतलब कि ऑटोमेशन पे लेके जाना होगा, चाहे प्राइस कंट्रोल हो या लोगों को। सिर्फ मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि किस ज़िला में कितनी आबादी है। आपकी मरदमशुमारी हुई और उसमें जब आपने वोट कास्टिंग के लिए आपको ये पता है, लेकिन आपने उसके अलावा जो 18 साल से कम है वो भी हैं, तो आप पहले चेक तो करो किसकी कितनी डिमांड है, कितनी चीनी चाहिए, कितनी गंदम चाहिए। आपको इतने अच्छे सिस्टम आ गए हैं कि आप कंप्यूटर में डाटा डालें, उस इलाके की डिमांड आ जाएगी, उस इलाके में कितनी दुकानें हैं, कितनी उसको राशन चाहिए, वो चाहिए, सब मिल जाएगा। आप वो करते ही नहीं है, आपको बस पेपर भरना है और आप राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सबको पहुंच भी रहा है। कोविड का याद होगा आपको, अरबों रुपए का राशन बढ़ गया, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे। अब कोविड में काम हुआ, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ज़्यादा काम किया, उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन हमें अब यहाँ पे देखें ना, मैं मतलब हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि रमज़ान पैकेज, हाथ जोड़ मतलब ये करप्शन है। मतलब रमज़ान पैकेज, मेरे किसी जानने वाले जो गरीब जो मेरे आसपास में मेरे कैमरामैन हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मुझे तो कोई नहीं बताता कि उनको रमज़ान पैकेज मिला है। आप जाके अभी ये जो आपको पता है, ये यूटिलिटी स्टोर की हम खबरें चला रहे हैं, तमाम मीडिया चला रहा है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उसको मिलेगा। आप जाएं, जाके चीनी लेके दिखाएं। ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, नंबर लें, उसमें मैसेज करें, हर किसी के पास वो एक्सेस भी नहीं है। 24 करोड़ की आबादी है। हाँ। हम उसमें गरीब ले लेते हैं 12 करोड़, उसको और डिवाइड कर देते हैं 6 करोड़। 6 करोड़ की आबादी को अगर आप राशन दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से 7.5 अरब या 10 अरब जितने का भी, 5000 यूटिलिटी स्टोर है पूरे मुल्क में। कितने हैं? 5000 यूटिलिटी स्टोर कितने लोगों को दे देगा? 10,000, 15,000, 20,000। उसके स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं है। और यहाँ इतने बड़े दावे करते हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर से सब फ्री दे रहे हैं। नहीं, फ्री तो खैर नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल रहा है। सब्सिडाइज रेट पे आप ले लेना। मैं अगर मेरे कैमरामैन को ज़रूरत है या मेरे ड्राइवर को ज़रूरत है, मैं यूटिलिटी भेजूँ, उसको मिल जाएंगे। कीर्ति मुज़ामत पर कत्ल हुए हैं सिर्फ, ठीक है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पुलिस चीफ की जानिब से और IG सिंध की जानिब से हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जवान जनाजे उठ रहे हैं, माओ की गोदें उजड़ रही हैं। कल भी फैमिली के मैं घर गया हुआ था, बाप बेचारा फालिश का मरीज़ है, गुर्बत की बिल्कुल 1.5 कमरे के घर में रहते हैं वो लोग। घर का वाहिद कफील था, उनका नौजवान बेटा था। डाकू आए, उससे मोटरसाइकिल छीन रहे थे, उसने थोड़ा सा गुस्से का मुजाहरा कर दिया, बस हेलमेट उसने गुस्से में जो है
जब मुलजिमा उससे बाइक छीन के आगे बढ़े तो उसने अपना हेलमेट उतार के गुस्से में ज़मीन पे मारा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उस पर वो जो डाकू थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने वहाँ रुक के पलट के उस पर फायर किया और वो मौके पर उसमें जाँ बाक हो गए। मतलब रोज़ के हिसाब से लोग जो हैं इस शहर में मर रहे हैं। लारी वाला वाक़या जो है वो भी आपके सामने है, क्या क्या इस बेचारे ने अपना प्लानिंग की हुई थी, इसके घर वाले कितने खुश थे और अचानक ही जिसे तक मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान में डकैती मज़ामत पर ये वाक़या हो गया। तो मतलब इंतहा हो चुकी है। 2 महीने में 15,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जनवरी और फ़रवरी में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं पिछले, और ये वो वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हुई है। CPLC का डाटा बता रहा है आपको 10,000 से ज़ायद तो मोटरसाइकिलें छीन चुकी हैं 2 महीने में। 10,000 मोटरसाइकिलें, मतलब 10,000 कोई मजाक है? 10,000 मोटरसाइकिलें। मोबाइल फ़ोन्स की तादाद अपनी जगह पर है। मामला ये कि कोई पूछने वाला कोई देखने वाला है नहीं। हर जगह में पुलिस तो नज़र आती है। आप कॉजवे पे जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस ऐसे खड़ी हुई कच्चे में। भाई जहाँ आपका काम, सबसे पहले काम जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, यहाँ कच्चे के एरिया में खड़े होके जहाँ कॉजवे पर कुछ भी नहीं है दोनों तरफ, वहाँ आप नाके लगा के खड़े में और 10-10, 12-12 पुलिस वाले लाइन से खड़े में, मोबाइल भी वहाँ मौजूद है, मोटरसाइकिलें भी मौजूद हैं, और बस रोक रोक के चालान किए जा रहे हैं। तो भाई चीज़ों को ज़रा देखें। जिसका जो काम है अगर वो कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिसका जो वो काम है, मतलब पुलिस को भी यही करना चाहिए। हालात तो तभी बेहतर होंगे जब इदारे जो है ना वो चीज़ों को फोर्सफुली करवाना शुरू करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन होगी। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अफसोस के साथ बहुत ही दुख होता है अपने शहर के हालात पर, लेकिन क्या करें, जी रहे हैं, रह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बातें हो रही बहुत सारी। दूसरी तरफ ये कि चलें कुछ ज़रा मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई सोच सोच कर। जो मैराथन रेस है उसका भी आगाज़ हो रहा है। तो ये कराची में 5वीं कमिश्नर कराची मैराथन रेस है जो कि होने जा रही है, और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। चलें शहर में कुछ हो रहा है। अभी 2-3 मैराथन्स के विनर्स तो हमारे साथ भी शो में मौजूद थे। 2 कितनी हो गई? 3 हो गई। तो मतलब वो नौजवान जो नस्ल है उसको आगे लेकर आ रहे हैं। भाई बहुत अच्छा है, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं। अब वो यही मोबाइल से दूर करें, तो ये यही है मोबाइल से दूर करने का। और ये है कि कमिश्नर साहब जो इस वाली एक्टिविटी में अगर हम देख रहे हैं जब से आए हुए हैं, और इससे पहले भी से भी वो चल रहा था, तो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे और ये सारा, तो हमारे पास हैं 2-3 जगह। जैसे मैं गया हूँ नेशनल स्टेडियम बैंक जो उसके सामने है, कोचिंग सेंटर जो है, आप जाएँ, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। वहाँ वॉक करें, अगर शाम को आपको टाइम मिले, आपको तो मिलता भी है टाइम, तो वहाँ जाएँ। तो वहाँ पे स्क्वैश का भी है, टेनिस का भी कोर्ट है और ये सारा है। तो वहाँ पे वो आपको जो है ना एक जगह पे बहुत सारी जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है वहाँ पे। अब मेन ये कि ऐसी एक्टिविटी जगह जगह होनी चाहिए। इतना बड़ा शहर है, उसमें आप ढूंढें, हम लोग अगर बात करें कहाँ मिलेगी आपको। अब प्राइवेट सोसाइटी में भी जाएँ तो उसकी कॉस्ट होती है। अब तो चार्जेस इतनी हाई होते हैं कि वो, अब जैसे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो एक दफ़ा जाते थे, उसके बाद वो ऐसी हालत हो गई तो अब दिल ही नहीं करता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है। टेनिस कोर्ट हो गया, स्क्वैश कोर्ट हो गया, ये सारा, तो अब वो मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। अब कॉस्ट इतनी हो गई, तो ये वाला जो है अगर हम देखें तो रेस वगैरह के साथ दूसरे भी जो हैं हमारे जो मैच टाइप का, जैसे हम टेनिस का, स्क्वैश का, इन सब के भी कराने चाहिए। बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए। और इस शहर में ये है कि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो हालात हैं उसमें लोग, हर कोई, पूरी फैमिली डरी रहती है। हाँ, अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स अलग अलग चैम्पियनशिप्स होती हैं और ये अच्छा है, पहले मैराथन वगैरह हो रही हैं, लेकिन जैसे अभी बच्चों के स्कूल में ना सब जगह स्पोर्ट्स डेज चल रहे हैं जी। तो भाई वाई नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट आप रखें, स्पोर्ट्स के मुकाबले रखें, और आप जो है वो कोई नेशनल गेम्स करा लें, कोई इस तरह करा लें जो कि आप सिटी वाइज हो जाएं, तो एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी और लोग ये कि उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। की बातें करनी नहीं तो आप क्या स्पोर्ट्स का बजट नहीं है हमारे पास? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं है? आप क्या बजट अलॉट नहीं करते? कहाँ जाता है वो? अगर सिर्फ क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि PCB और क्रिकेट में हम देख रहे हैं कमर्शलिज्म में नज़र भी आ रहा है, लग भी रहा है, लेकिन हॉकी का आप उठा लें, आप ये एथलेटिक्स उठा लें, कितने गेम्स हैं, फुटबॉल है। स्क्वैश में हम कितना हमने तारीख रकम की, कितने सालों तक पूरी दुनिया नहीं आ सकी, उसके बाद क्या किया हमने? हम बिल्कुल फुटबॉल का हमें फंड मिलता रहा, लियारी में इतना टैलेंट है, दीगर इलाकों में। अच्छा, नई नस्ल का रुझान भी है मिराज अख्तर साहब, गली मोहल्लों में आप देखें या फुटबॉल के मैचेस में, लेकिन एक्सपोजर ना होने की वजह से वो कर नहीं पाते, क्योंकि सबको पता है हम क्यों जाएं, या पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, एक मामला तो ये है कि अगर आप सिर्फ शहर में देखें ना, तो आपको प्लेग्राउंड्स ना होने के बराबर मिलेंगे।
मतलब उसमें कहा जाए कि पिछले अदवार में वो चाइना कटिंग की नज़र हो गए, चीज़ें खत्म हो गई, जो है वो भी छोटी-छोटी नशे बात- और चर्चों का अड्डा हाँ, बने हुए हैं, जो और बचे हुए हैं, बाजार जुमा बाजार लगते उनकी हैं। देखभाल नहीं है। जब देखभाल नहीं होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे नशे के आदि अफराद और जुर्म पेशा अफराद का आना जाना होता है। अच्छा, तीसरा मसला अब ये पैदा हो गया कि ठीक है, अगर आप अपने फ़र्ज़ करें कि मैं अपने बेटे को अगर भेजता हूँ कि जाएँ जी क्रिकेट खेलें अपने दोस्तों के साथ जाके ग्राउंड में, तो अब मुझे ये डर लग रहा था कि इससे मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे, और हुआ ही है। तो आ रहा था वहाँ से, तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन छीन गया। अब मतलब हम कहाँ जाएं, हमें तो इतना परेशान कर दिया है शहरियों को कि एक तो प्लेग्राउंड की कमी, आप कैसे हेल्दी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है ना। फिर उसके लिए आपको उसको कोई एकेडमी ज्वाइन करानी पड़ेगी। इट मीन्स कि आपके बजट पे उसका असर पड़ना है। अकेडमीज़ की फीसें तो भी ठीक बहुत है, लेकिन अब क्या करें, वालिदैन मजबूर हैं। अकेडमीज़ में अगर आप जाएँ तो मुख्तलिफ जो 5-6 अकेडमीज़ चल रही हैं कराची में क्रिकेट के हवाले से है, तो उसमें काफ़ी रुझान पैदा हुआ है। बहुत बच्चे वहाँ पर जो है वो उस एक्टिविटी का हिस्सा हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब हालात ख़राब होते हैं और प्लेग्राउंड करीब में नहीं होते, उनको नई एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो फिर आप खौफज़दा होकर ख़ुद बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा घर पे रहो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। अच्छा, अब वो क्या करें, बच्चों को तो एक्टिविटी चाहिए। अब वो फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन और ज़राया अबलाग, उसका जो एक्टिविटी बनती है वो यही बनती सही कह रहे है। हैं। तो अब आपको प्लेग्राउंड भी बनाने चाहिए और सरकारी सतह पर इनको ऐसे जो है प्रोग्राम जो है वो इवेंट्स जो है ना वो करने चाहिए। हालांकि इससे अगर इनके पास फंड भी नहीं है ना, तब भी ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक से Sponsorship पार्टनरशिप ले सकते हैं, करें, स्पॉन्सरशिप लें, जैसे कि प्राइवेट लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। लेकिन बात वही आ रही है कि करने वाला होना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ी बहुत एक्टिविटी कमिश्नर कराची की तरफ से तो देखा जा रहा है कि हमने कराची दो की तीन तरफ से भी events- देखा जा रहा है, और मेयर कराची की जानिब से भी कुछ इस तरफ थोड़ा सा उनका रुझान है। तो कुछ एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं, और हमारी भी दुआ है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें मतलब मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अच्छा, चले ये जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से जो सऊदी वफ़द ने दौरा किया और एयरपोर्ट पर इंतजाम दिखे, डेस्क वगैरह कायम की जाएगी फैसिलिटेशन के लिए, तो ये भी एक अच्छा इकदाम हमें नज़र आ रहा है। देखिए माशाल्लाह से जैसे उम्रा ज़ायरीन भी बढ़ रहे हैं, फिर हज के लिए भी होगी, तो इससे रोड टू मक्का है कि आपका यहाँ पे जो मुसाफिरों की पैसेंजर की जो गो थ्रू है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। अगर हम देखें पिछले साल 2023 में 70 लाख मुसाफिरों ने जो है सफ़र किया एविएशन का। जो अब यहाँ पे अगर हम देखें जो सिचुएशन ये वाली, तो वो आके टीम देखती है कि यहाँ मुसाफिरों को क्या सहूलतें मिल रही हैं। अब वो तमाम एयरपोर्ट जो है हमारे मेजर जो बड़े शहरों के, वहाँ जाके चेक करें। रोड टू मक्का एक पुराना था जो एविएशन के बहुत पिछले 10 सालों से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो सऊदी एविएशन है और सिविल एविएशन जो पाकिस्तान है, वो दोनों मिल के हम मुसाफिरों को बेहतर सहूलत देने के लिए, ईज़ी एक्सेस के लिए, क्योंकि ये शुरू हुआ था कि हज उम्रे के अलावा भी लोग जो विज़िटर के तौर पे जाते हैं उनको सहूलत देने के लिए। और हमारी जो उनसे ट्रांजेक्शन है, आपको पता है हमारा दोस्त मुल्क भी है और बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं हमारे, तो उसकी वजह से हमें सहूलतें भी बहुत मिलती हैं। अब वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आप जाके देखें दीगर ममालिक के लिए, लेकिन आप उम्रे के लिए और हज के लिए अप्लाई करें तो आप देखें कैसी सहूलत मिलती है। तो उसके लिए होता है कि हमारे कनेक्टिविटी, यानी तमाम इदारों से कनेक्टिविटी, अब वो आके ख़ुद खर्चा करते हैं, वो आके देखते भी हैं और सारा के कैसे उम्रा ज़ायरीन को कैसे लेके जाना है, उनको सहूलत क्या देनी, हेल्प डेस्क भी बनती है वहाँ पे भी होती है। और वो आप यकीन करें जो हमारी टीमें गई और जो लोग हमारे मतलब के सिटी 21 के जो लोग गए थे, डेस्क का है हमें जीशान, उससे भी मैंने पूछा था, तो कह रहा है कि भाई यहाँ से जाने में, उन्होंने पूछा कहाँ से, कराची से, तो कह रहे हैं वो डेस्क वाले भी पूछते हैं, फिर वहाँ आप लैंड करते हैं वहाँ भी पूछते हैं। तो ये दोनों कनेक्टिविटी है। तो इससे ये होता है कि हमारा एक मजहबी रुझान भी, हम वहाँ जाके हज उम्रे के लिए जाते हैं, तो एक अच्छी एक्टिविटी है। और पूरी दुनिया इसको देखती है। आप सोचें ना, मतलब सालाना इतना बड़ा जैसे हज का है, 25 लाख मुसाफिर पूरी दुनिया से वहाँ पे आके हज करने आते हैं, तो बहुत बड़ा बिज़नेस होता है ये। और वैसे एविएशन इंडस्ट्री दे देखें, रोड टू मक्का उनको वो भी देखते हैं, तो बड़ा बिज़नेस है। यानी कि हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो हमारी बिज़नेस एक्टिविटी भी हो रही होती है ना, आप जाके वहाँ खर्च करते हैं तो उनको वो उनका भी बिज़नेस चल रहा होता है। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि पूरी टीम आई, आके देखा है। और जो हमारे उम्रे के लिए अभी जाएंगे, जैसे रमज़ान में भी, उसके बाद हम जाएंगे फिर हज के लिए भी, तो सारी वो सर्विसेज हमेशा ये हर साल आते हैं। अच्छा, इस दफ़ा इनका वक्त बड़ा था और वो आके उन्होंने जो सारा सेटअप देखा है, एविएशन वगैरह को भी उन्होंने सहूलत देने के लिए दिया कि आपको कोई मदद चाहिए, और उसके लिए जैसे आपका इमिग्रेशन पे इशू आता है, तो कनेक्टिविटी होने से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ की जो एविएशन है और यहाँ की एविएशन जब वन लिंक होती है तो मुसाफिर परेशाान नहीं होता। अच्छा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी बड़ा बेहतर बनाने के लिए बातें होती हैं और ये FIA छापे भी मार रही होती, चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे? मेरा साहब बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, करेंसी, मोबाइल फ़ोन्स
और इसके हवाले से छापे मारे जाते हैं FIA? देखिए ASF का काम ये नहीं होता एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, वो तो एयरपोर्ट में अंदर का जो एरिया होता है उसी को कवर करती है। FIA जो है उसकी जानिब से जो है कुछ कमी आ गई है, क्योंकि बीच में हमने देखा था जब तक निगरान सेटअप था तो FIA बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी हमें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर कानूनी मनी एक्सचेंज का काम करने वाले लोग हैं, हवाला हुंडी का काम करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ बड़ी तवातुर के साथ कार्रवाइयाँ जारी थी। बहुत सारे मुलजमान गिरफ्तार भी हुए और बड़ी भारी तादाद में डॉलर्स भी और गैर मुल्की करेंसी वगैरह जो है वो मिली भी। लेकिन अब थोड़ा सा जैसे ही अब जो दूसरी हुकूमत बनी है तो उसके बाद छापों में भी कुछ कमी नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो अपना नया लाएअमल बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वजारतें जो है वो बनेंगी तो उसके साथ साथ फिर उसी तरह एक नई टीम बनती है, फिर वो अपना काम करती है। तो बहरहाल FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी जो भी करेंसी एक्सचेंज का काम करने वाले हैं, चाहे वो जहाँ भी हों शहर में, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है चल रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। अशरफ खान साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। हम की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो हमारे अगले सेगमेंट में हम जाएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में चूँकि रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में किस तरह से रोज़ा रखें, रूटीन क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को कैसे पूरा करें। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ यहाँ पर क्रिएटिव से लोग मौजूद हैं और उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ एक रोबोट भी मौजूद है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो अभी तक मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें के मुताबिक कि ये जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं उनको फिजियोथेरेपी कराने में उनको जो है असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या इसके फीचर्स होंगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इसका काम क्या है, कितनी लागत पे आई, कितने का मिल सकता है, किन लोगों को जो है वो इससे सहूलत मैसर आ सकेंगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तान मेड है सारा कुछ और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने और यहाँ पर मिलकर इस चीज़ को बनाया है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ इसका नाम भी पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हसन अली, आप जो है वो तमाम चीज़ों को लीड कर रहे हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। वेलकम टू द शो। और साथ साथ हमारे साथ जो है वो महानूर मकसूद भी हैं और हमारे साथ आदम जिराज भी हैं। वेलकम टू द शो, आप दोनों का भी आमद का बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, इसका नाम क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, क्या काम करता है। ये प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं हैंडीसिस्ट, मतलब 3 अलग अलग वर्ड हैं। हैंड जो है वो हाथ किससे निकला है, ई इसके अंदर जो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यूज़ करी है उसके लिए, और असिस्ट आता है असिस्ट से जिसका मतलब होता है कि किसी को असिस्ट करना, यानी किसी को हेल्प करना, यानी किसी पेशेंट की मदद करना। तो इन तीनों को मिला के बनता है हैंडीसिस्ट। इसका मकसद भी यही है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, जो कि स्ट्रोक पेशेंट्स या फालिज के जो लोग होते हैं जिनके हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या फिर जो अपने हाथ की मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इस रोबोट के ज़रिए वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं डिफरेंट मूवमेंट डिफरेंट डिग्रीज़ के ऊपर, जिससे जो है वो दोबारा से अपने हाथ की मूवमेंट जो है वो रीगेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बुनियादी सवाल तो ये कि आप सब में से किसका आइडिया था ये? आइडिया ये हम तीनों का था। मेरा एक और ग्रुपमेट मुदस्सिर रफ़ीक, उनका, आदम रफ़ीक और मेरा। हमने पहले इसकी जो है वो छोटा वर्जन बनाया था जिस पे हम लोग जो है वो बैंकॉक गए थे, वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट और वहाँ पे भी 2nd पोजीशन हमने हासिल करी थी। और उसी के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू किया और ये जो है वो पूरा हाथ का एक्सटेंशन। तो इसके जो है वो कितना अर्सा लगा वैसे इसको बनाने में? इसको हमने स्टार्ट एज एन अपने 2 इयर्स पहले किया था हमने, फॉर फिलेंजियल जॉइंट्स, मतलब फिंगर्स के लिए, मूवमेंट के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे लेके गए और ये लास्ट ईयर में पूरा कंप्लीट हुआ। सही, तकरीबन 2-2.5 साल लगे जी। इसमें मैं सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि थैंक्स टू दिस चैनल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोकल प्रोडक्शन और लोकल डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ केयर डिवाइसेस जो है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है। और जितना हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उतनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में लोकली डेवलप कर सकें, और ये वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म है। इसमें आपका बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान का और यहाँ के जो टैलेंट हैं उन स्टूडेंट्स को आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आवाम तक पहुँचा रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हेल्थ केयर डिवाइसेस जो है वो बनाई जा सकती हैं और बेहतर क्वालिटी की बनाई जा सकती हैं। और जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स ने भी बताया, महानूर ने और आदम ने, कि जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देखें फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं 3,000-4,000, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट एक दिन का आप उसमें हल नहीं कर सकते ना प्रॉब्लम को। इसके नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ़ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। आप मल्टीपल डेज़ जाते हैं, मे टेक वीक और नंबर ऑफ़ डेज़ और मंथ्स, तो उसको आप घर पे कैसे कर सकते हैं?
तो वो सारी कॉस्ट जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की आपके पास आना जाना, फिर बहुत सारे पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं जो कि जा नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर ये डिवाइस आपको खुद सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये वर्क करती है और आप उसमें जो है वो फीड करते हैं लाइक जैसे कि कितनी टाइम्स आपको रिपीटिशन एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम इसके फीचर्स हैं और फिर कॉस्ट इफेक्टिव इस सेंस में है कि ये सब लोकली मेड है। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा स्टूवर्ट सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम जो है वो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, उसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम हबीब साहब और जो हमारी चांसलर डॉक्टर इरम आफाक साहिबा, तो उन्होंने वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको यहाँ इस शहर में प्रोवाइड किया है कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो इस शहर में रहते हुए कैसे वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हैं। एंड ऑल दीज फैसिलिटीज़ जितनी भी नज़र आ रहा है ये सब 3D प्रिंटेड है और ये सब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। और हमारे इसमें डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हबीब साहब जो हैं वो इसमें इनका बड़ा एक अहम रोल है जो डे एंड नाइट स्टूडेंट्स के लिए और वो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है वो इसमें बड़ा अहम किरदार अपना जो है वो अदा कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट के पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन, लोकल डिवाइस प्रोडक्शन होनी चाहिए हेल्थ केयर के अंदर, ताकि जो हमारी कॉस्ट कटिंग है उस पर हम काम कर सकें। अच्छा, अभी बिल्कुल सही आप बात करें, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये जो आप सबसे नीचे वाले देख रहे हैं ये हमारा इसको hinge चला सकते हैं वैसे हम लोग? ये अभी एट द मोमेंट नहीं चला सकते, इस लैपटॉप चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर साथ में अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, लेकिन आप फीचर्स तो बताएं। जी, नीचे एक मोटर लगी हुई है, नीचे वाली जो मोटर है वो इसलिए काम करती है कि हम अपने हिंज जॉइंट की मूवमेंट करा सकें आगे पीछे इस मूवमेंट के लिए जी। और जो ऊपर वाली मोटर लगी हुई है वो आपकी एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट कराती है। एबडक्शन एंड एडक्शन से मुराद है कि अवे फ्रॉम दिस पार्ट एंड ये हम रिपीटेटिवली थ्रू द सॉफ्टवेयर करा सकते हैं। ये दोनों मोटर्स इंटीग्रेटेड हैं इनटू द सॉफ्टवेयर और उसके साथ इसको मॉनिटर करने के लिए कि कितने टाइम में आपकी प्रोग्रेस बढ़ रही है, अच्छा, तो मसल्स के रिवाइवल हो रहा है, उसके लिए हमने इसके अंदर रिमोट EMG मॉनिटरिंग भी रखी है कि उसको देख के उसमें ग्राफ्स हैं, वो सारी चीज़ें देख के आप बता सकते हैं कि और कितना टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोग तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। जी, हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, तो इसमें किसी डॉक्टर का, फिजियोथेरेपिस्ट का असिस्टेंस लिया आप लोगों ने, इस चीज़ों को किस तरह से किया, या आप लोग जो है वो खुद ही से? असिस्टेंस तो बनाने में नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं आपको पहले ये भी पता करना होता है कि ये एक्चुअल में मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो उसके लिए आप जब डिफेंस कर रहे होते हैं, अपना FIP का आइडिया दे रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो वैलिडेशन चाहिए होती है बेसिकली। तो आप जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से सर्वे करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कि भाई हम ये सोच रहे हैं क्या ये ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में है। तो हमने इसके लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट से जब अपना सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके बाद हमने जो सर्वे था उसका कंक्लूजन ये निकला था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर 10,000 लोग डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो उन 10,000 के लिए सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है पाकिस्तान में। तो इस वजह से हमने फिर इसको आगे बनाया। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये? क्या कीमत होगी इसकी अगर कोई भी लेना चाहता है? अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्डेबिलिटी अभी मुश्किल है कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्या है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लाइक पर्सनलाइजेशन की तरफ भी हम, जो इसका पहला जो वर्जन था हमारा, जो हमने एक अपने रिस्ट के लिए बनाया था, तो वो कस्टमाइज है, 3D प्रिंटेड है। तो आप अपने जो भी लाइक छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, तो उसके जो जॉइंट्स की डायमेंशंस हैं उनको लेकर हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कॉस्ट कटिंग जो है वो, फिर जितना भी मटीरियल इसमें लगा है वो सारा जो है पाकिस्तानी मतलब यहीं से परचेज़ किया गया है। और तो कॉस्ट कटिंग के हिसाब से जो है वो, अगर समझ लें कि कोई आप इम्पोर्टेड इस तरह के ग्लव्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो 2 लाख 3 लाख और इस तरह की प्राइसेस में जाते हैं, तो इट्स समथिंग अराउंड 40 to 50 के में जो है वो आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो तकरीबन 2/3 टाइम इसकी जो है वो कॉस्ट आई थिंक जो है माइनस हो जाती है। ये आपको 40-50 हज़ार रुपये में मिल जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन। इतने तो आप सेशंस अगर लेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट के, और आप कंटिन्यू कई माह तक जो है वो जाना पड़ता है और एक पूरी स्ट्रगल है। घर पे इसको ऑपरेट करना आसान है? जी, ये ऐप के थ्रू ऑपरेट होता है। डिफरेंट डिग्रीज़ के ऊपर आप जो है वो कोई भी बंदा बैठ के अपना हाथ मूव कर सकता है। एक बटन प्रेस करना होता है और जिसके बाद जो है वो अपने हैंड मूवमेंट जो है होती रहती है इसके ज़रिए। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट का खर्चा तो अलग, लेकिन उसके बाद जब आपको अपनी मसल्स की देखनी है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको EMG भी कराना पड़ता है। जब आप ये ख़रीदते हैं तो आपको इसके साथ EMG इंटीग्रेटेड मिलता है, तो आप जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं उन्हीं पैसों में, कम पैसों में, और फिर आप अपनी प्रोग्रेस भी जान सकते हैं। EMG बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं कि EMG इज़ अ इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिसमें आप मसल्स की मूवमेंट को एक्चुअली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मसल्स जो है वो कितना इफेक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है। जब आप थेरेपी कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है
यानी उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। आप 10-10 टाइम्स को एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, फिर आप रिपीटेडली उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपके मसल्स मूवमेंट में कितना फ़र्क आ रहा है, वो कितना स्ट्रेंथ हो रहा है, कितनी जो है वो एनर्जी वो गेन कर रहे हैं और कितनी उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। तो इसके लिए EMG इसलिए इंकॉर्पोरेटेड है इसके अंदर। सही। हर्डल्स क्या फेस किया एडम आप लोगों ने इसके उसमें जो है ना कि कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे, नहीं हो? मेजरली जो हर्डल फेस हुआ था वो ये हुआ था कि हमें मोटर क्योंकि लाइट वेट रखनी थी क्योंकि जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा हैसल नहीं दे सकते, डिफ़िकल्टी नहीं कर सकते उनके लिए। तो हमने क्या किया, मोटर्स के लिए हमने उनको एम्पलीफाई करने के लिए, मैकेनिकली एम्पलीफाई करने के लिए इनके लिए अंदर गियर सिस्टम्स बनाते हैं। उसके लिए पूरा प्लानिटरी गियर सिस्टम पूरा स्टडी किया, समझा, उससे रिलेटेड 3D मॉडल किया, उसको फिर प्रिंट किया। उसके अलावा हमें एक टाइम पे एक मोटर चलानी थी, उसका प्रॉब्लम था। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके उसके रिले सिस्टम्स बनाए। उसमें ये होता है कि एक टाइम पे एक मोटर चलती है तो दूसरी मोटर उस वक्त नहीं ऑपरेट करेगी, तो ऐसे नहीं होगा कि आपका एक जॉइंट मूव करे तो उसी वक्त दूसरा जॉइंट मूव करे। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी यही चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही मूवमेंट हो रही है। ये 2-3 हर्डल्स थे। सही, तो वो रिजॉल्व हो गए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी अपग्रेडेशन पे भी यकीनन काम कर रहे होंगे, तो अब इसको अपग्रेड करने के बारे में फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं जो आपके पास आइडियाज़ हों? अपग्रेडेशन में हम इसमें फर्स्ट मेजर काम तो ये कर रहे हैं, अभी तो ये प्रोटोटाइप वर्जन है तो इसको फुल फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाना है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये जो हमने इलेक्ट्रोमायोग्राम की बात की है उसमें हम ये करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट उसको नोट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि हम इसी तरह इसका डाटा सेट ढूंढ लें, उससे हम इसका मशीन लर्निंग ट्रेंड मॉडल बना लेंगे। उससे ये होगा फिजियोथेरेपिस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस एज इन फिजियोथेरेपिस्ट का सब्स्टिट्यूट ये हो जाएगा और ये आपको खुद ही प्रिडिक्ट कर सकेगा कि किस तरह इसमें नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाने हैं आपने और एक्सरसाइज करने के लिए और प्रोग्रेस करने के थ्रू। अच्छा, इंटरनेशनली कोई इस तरह की डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपी में असिस्ट कर रही हों या इस तरह की कोई चीज़ें कर रही होंगी? ये पहला अपनी नौयत का है। जी नहीं, इंटरनेशनली मार्केट में डिवाइसेस अवेलेबल हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी इंपोर्ट होती हैं, लेकिन वो दे आर टू मच हाई इन कॉस्ट। वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो ग्लव्स बेस्ड हैं, डिफरेंट उसके मटेरियल में डिफ्रेंसिएशंस हैं, उसके फीचर्स में डिफ्रेंसिएशन है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम समथिंग दैट, ये उससे कुछ मुख्तलिफ है। और सबसे बड़ा जो उसका जो फ़ायदा है वो यही है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और पाकिस्तान में जो आवाम है, क्योंकि हर कोई 2-3-4 लाख का इक्विपमेंट परचेज़ नहीं कर सकता, तो उसके और पाकिस्तान में देखें हाफ पैरालाइज पार्शियल पैरालाइजेशन भी है, ठीक है। फिर नॉट ओनली के स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए वो लोग जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जरी एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी उनको एक्सरसाइज की नीड होती है, ठीक है। किसी वजह से एम्पूटेशंस में अगर वो जा रहे हैं तो जितना पार्ट ऑफ द लिम्ब उनका मौजूद है उसको एक्सरसाइज की नीड होती है, तो इन ऑल दीज एरियाज़ ये इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम ये जो बात कर रहे हैं इसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह की, इसकी प्रॉपर जैसे आपने बताया कि बिजली भी सही चलता है, तो क्या बहुत ज़्यादा बिजली ले लेता है या एक नॉर्मल कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है इसको? बस जितना एक लैपटॉप के अडॉप्टर को चाहिए होता है या जितना आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए चाहिए अच्छा, होता है। बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने पूछा कि इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ना उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं आती साथ। मतलब कुछ हैं जिनमें जो है वो EMG होता है और एक्सरसाइज होती है लेकिन 3D प्रिंटेड नहीं होते हैं, कुछ हैं जिनमें एक्सरसाइज होती है तो EMG नहीं होता। तो हमने ये रिसर्च गैप देखते हुए इसको बनाया है कि जो है वो तीनों चीज़ें एक साथ मिलें ताकि ये पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को चाहिए तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, या फिर किसी बंदे को अपने खुद एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए तो वो खुद सही प्रोफेशनली भी ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कंप्लीट वन पैकेज। ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में और जो है फिजियोथेरेपी जैसे आपने बताया कि 10,000 लोगों के लिए, पेशेंट के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट यानी कम है, तो आप असिस्टेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बार बार मैं सुन रही हूँ 3D प्रिंटेड, ये क्या होता है 3D प्रिंटेड? टर्म क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। 3D प्रिंटेड में ये होता है कि आप एक चीज़ 3D मॉडल करते हैं, 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर को लेकर, जैसे फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर। जब उस पर आपने एक मॉडल बना लिया, उसके थ्रू कुछ फिलामेंट्स हैं, कुछ पॉलीमर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है थ्रू मशीन 3D प्रिंटर जिसे कहते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ वो बनाती हैं। उसमें ये होता है आप जब अपना मॉडल दे देते हैं तो वो अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मॉडल जब आपने उसको दे दिया उसके हिसाब से कस्टमाइज वो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना देगा किसी भी चीज़ का, किसी भी स्केच का। जैसे कि हमारा नॉर्मल प्रिंट होता है, आप कंप्यूटर के थ्रू एक ड्राइंग प्रिंटर को दे देते हैं और वो प्रिंट कर देता है एज इट इज़, तो सेम चीज़ होती है। लेकिन जो पेपर का प्रिंट होता है वो 2D होता है, लेकिन हम 3D में कराते हैं। जैसे आप ग्रे कलर का ये जो बॉक्स देख रही हैं, ये हमने नहीं बनाया, ये प्रिंटर ने, हमने मॉडल किया, हमने प्रिंटर को दिया और प्रिंटर ने एज इट इज़ हमें प्रिंट करके अच्छा, ये बॉक्स आपको एज इट इज़ प्रिंट। अच्छा, तो क्यों 3D प्रिंट क्यों चूज़ किया? ये डब्बा तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक से या लकड़ी से, मतलब मेरी एक आम ज़बान में अगर मैं समझूँ तो उसमें यकीनन आपने 3D कराया तो कोई वजह होगी,
तो उससे भी हो सकता होगा या नहीं था पॉसिबल, या अगर स्पेसिफिकेशन कुछ डिफरेंट थी? नहीं, अगर हम लोग जैसे लकड़ी का या प्लास्टिक का या किसी भी और मटेरियल, लोहे वगैरह का, एल्युमिनियम का अगर ये बॉक्स बनवाते तो एक तो उसका वेट बढ़ जाता, और हमें जब पेशेंट का हाथ वैसे ही फालिज में है तो उसके ऊपर और वेट नहीं डाल सकते। तो इस वजह से हमने 3D प्रिंटिंग की तरफ गए, ताकि जो हमारा मटेरियल हो या जो भी हमारा बॉक्स हो वो एक लाइट वेट हो, यानी उसका अपना खुद का इतना वज़न ना हो, लेकिन वो फिर भी पेशेंट का हाथ उठा सके। और इन एडिशन टू दिस सेकेंडली ये कि जैसे 3D प्रिंटेड है तो इसमें जो मटेरियल है, जो इंटीग्रेशन जो मटेरियल है, तो वो जैसे भी इन्होंने बताया कि वो लाइट वेट होना चाहिए, ताकि और प्लस ये कि जो प्रिसीजन है, क्योंकि अगर आप मैनुअली कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे या उसको मोल्ड करते हैं तो उसमें प्रिसीजन वो नहीं रहती। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप कंप्यूटर में जो मॉडल डिज़ाइन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पर, तो उसमें इट इज़ हाईली प्रिसाइज्ड इन डायमेंशंस, इन देयर लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो वो हमें बहुत उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। सही, तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, और ये इन फ्यूचर यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल्स में देखें, क्लिनिक्स में देखें, और इसको अच्छे से मॉडिफाई आप लोग यकीनन कह रहे हैं कि हम करेंगे और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बहुत सारा यंग टैलेंट है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम देख रहे होते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बच्चे ऐसे डिज़ाइंस कर रहे हैं जो कि आगे जाके कमर्शियली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और मार्केट में नज़र भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं। अभी हमने कुछ देर पहले भी एक चीज़ को डिस्कस किया, उसके साथ साथ जो रोबोट अभी हमने आपको दिखाया, उसके साथ साथ एक और इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये जो आप डब्बा है जिसको कहेंगे, लेकिन ये डब्बा नहीं है, डब्बा बड़े काम का है जिसको बच्चे बताएंगे कि उन्होंने इसमें क्या क्या फीचर्स डाले हुए हैं। तो ये सादा सा बॉक्स बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ये जो है आपका कार्डियक अर्थमिया डिटेक्टर है, एरिथमिया डिटेक्टर है जो कि दिल की बीमारियों को, दिल की धड़कन और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है और बता सकता है। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में मजीद बताएंगे, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। वेलकम करते हैं उनको शो में। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िशानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साथ साथ हमारे साथ जो है वो साद इम्तियाज़ भी मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको, और जुरेज बेग भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले कौन ब्रीफ करना चाहेगा इस कार्डियक डिटेक्टर के बारे में कि ये क्या काम करता है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? बेसिकली कार्डियक एरिथमिया डिटेक्टर जो है वो ECG बेस्ड है। तो ये ECG जो अमूमी तौर पर मरीज़ों की ली जाती है, जो कि बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है। फिर होता है कि अमूमी तौर पे डॉक्टर्स को बैठ के उसकी फिर तशख़ीस और बीमारियों के मामलात को देखना पड़ता है कि जो है यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल इशू आ रहा है। इस मामले में इस पर्टिकुलर डिवाइस में हमने ये किया है कि मशीन लर्निंग के थ्रू हमने ये सारे एटलीस्ट 4 बीमारियाँ जो हैं वो मशीन को उसके ऊपर ट्रेन कर दिया। तो वो उसके लिए डॉक्टर्स को खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो डायरेक्टली जो है ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं उस मामले में, उन 4 तशख़ीस करदा बीमारियों के ऊपर। तो लुब्बे लुबाब इसका ये है। 4 तशख़ीस करदा जो बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक इसमें राइट बंडल ब्लॉक है, एक लेफ्ट बंडल ब्लॉक है, एक प्री मैच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। और इसके अलावा एक क्लास हमारी है नॉर्मल क्लास। बेसिकली जब हम ECG लेंगे, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो वो नॉर्मल डिटेक्ट करेगा, और अगर इन चारों में से कोई अपेयर होती है एरिथमिया तो फिर उसे डिटेक्ट कर लेगा। सही। तो आप लोग क्या इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं? पहले तो ये बताएं, इतने मुश्किल नाम याद करके इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली ये लोग इंजीनियर बन रहे हैं और बायोमेडिकल इंजीनियर बन रहे हैं। और उन्होंने ऑब्वियसली इस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हम लोग एनाटमी, फिजियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड, इलेक्ट्रॉनिक साइड, प्लस ये किसी ने प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, और उन्होंने ये सब चीज़ें इस पर यूटिलाइज़ की है इस प्रोजेक्ट में ना। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को यूटिलाइज़ की और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व की है, और जो कि इस फॉर्म में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह फंडेड भी है बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि उमूमन ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि उमूमन क्या हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास आए, डिफरेंट तरह के रोबोट्स आए और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो हम ये देख रहे होते हैं कि वो पास आउट भी जाते हैं, उस पर टीम्स बना के बाद में प्रोफेसर साहब काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स ना मिलने की वजह से वो जितनी भी रिसर्च होती है बहुत पीछे रह जाती है।
तो ये तो एक बड़ी, किसने मुआवनत की स्पॉन्सर ढूंढने में और क्यों इसको स्पॉन्सर मिला? इसमें यकीन कोई ना कोई ऐसी बात होगी जहाँ पे इंटरेस्ट। बेसिकली ऑब्वियसली पीस की कॉल्स आती हैं, तो पीस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कॉल आई थी, तो हमने एक अप्लाई किया था अपना ये प्रोजेक्ट, और उसमें हमारे इस प्रोजेक्ट ने ग्रांट जीती है। प्लस ये कि हम इसके ऊपर ना थीसिस तो कर चुके हैं, लिख चुके हैं, प्लस अब हम लोग इस पर ना रिपोर्ट राइटिंग और प्लस पेपर्स लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, और इसको इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हम भेजेंगे आगे जाके। सही, ये तो बड़ा अच्छा काम है। अच्छा, इस तरह की कोई डिवाइस ऑलरेडी मौजूद है जिसमें आपने अपग्रेड किया हो, या बिल्कुल न्यू इन्वेंशन है ये? हम अमूमी तौर पे ये होता है कि यूजर्स है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, वो ये है कि हॉल्टर मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता है कि 24 घंटे 48 घंटे के लिए पेशेंट्स को जो है वो लगा दिया जाता है, और उनकी ECGs रिकॉर्ड होती रहती है, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स की टीम बैठती है और उसका मुआयना करती है कि यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल इरिथमिया है या ये इरिथमिया डिटेक्ट हुआ है, तो उसकी तशखीस करके फिर मतलब उसके लिए फिर एक अलग से टीम बैठती है, उसका वक्त अलग से कंज्यूम होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें, इतना सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाए और फ़ौरन आपकी तशखीस होती जाए, तो पेशेंट की जो पेशेंट केयर तक है या फौरी तिब्बी इमदाद देनी है, कोई बहुत ऐसा मोहलिक वो आ रहा है एरिथमिया, फ़िलहाल अभी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, बट वो फ्यूचर वर्क में हमारे ज़रूर शामिल है, तो उसकी बहुत जल्द जो है तशखीस हो सकती है और फिर हम डायरेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो ये उस मामले में उस लिहाज से बेहतर है। बाकी सारी अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने सब्जेक्ट्स में क्या उर्दू पढ़ी है या उर्दू पढ़ते हो? कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हो? कोई बड़े टाइम के बाद ऐसा बंदा मिला है जो अच्छी उर्दू में बात कर रहा है शो में? असल में ऑडियंस के कन्वेंस के लिए ना ज़रूरी है कि उर्दू में एग्जैक्टली कन्वे करें, वरना हम लोग टेक्निकल टर्म्स तो यूज़ कर सकते हैं बट वो ऑडियंस तक कन्वे नहीं होगा सही से। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के जो ना इंतखाब कर पाते हैं, तो अच्छा लगा मुझे ज़ुरैस, गुड स्टूडेंट। तो साथ आप ये बताएं कि अब ये जो जैसे अब आपने बताया कि तशखीस हो जाती है, बहुत सारा काम जो है वो छोटा छोटा हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस को आपने कम कर दिया है, तो ये कितनी देर में जो है ना वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा या रिपोर्ट आ जाएगी? कितनी देर में जो है वो टाइम इसको दरकार होता है? जी सर। अभी तो हम लोग क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है और क्लिनिकल ट्रायल है, तो अभी हम 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड के सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जितना सिग्नल हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उतने सिग्नल के बारे में बता देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपेयर हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे नॉर्मल पेशेंट का चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो उसने सारे बता दिए कि जितने भी उसके हार्ट की ECG आई है ना, वो सारी नॉर्मल है। इस तरह से हमने जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में गए थे, तब उसमें एक सिमुलेटर होता है जो आर्टिफिशियल एरिथमिया क्रिएट करता है, तो हमने जब उस पर ट्राई किया तो उसने बता दिया कि हाँ ये सारे क्या बोलते हैं ये वाला एरिथमिया अपेयर हुआ है। हमने बीच में उसमें नॉर्मल्स भी दिए थे, तो नॉर्मल उसने डिटेक्ट कर लिया, तो इस तरह से वर्किंग। अच्छा, इसको लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए? हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसको एक्सपेरिमेंट किया है? कहीं से क्लिनिकली आप लोगों ने इसको टेस्ट किया है या यूनिवर्सिटी में ही अभी सिर्फ आप जो असल में ना अभी हमने फिलहाल जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो साथ ने जैसे बताया सिमुलेटर, कार्डियक सिमुलेटर होता है, एरिथमिया सिमुलेटर, वो खुद ब खुद जो है ना इसे जनरेट करता है जैसे पेशेंट में जनरेट होता है, उसके ऊपर फिलहाल इसकी टेस्टिंग हुई है, मजीद टेस्टिंग अभी इसकी होनी है। असल में एक तो हम सलीम अबीब यूनिवर्सिटी को इस मामले में बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज उन लोगों की भी फंडिंग हमें मिली है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसकी जो है फ़िलहाल फर्दर टेस्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसमें फ़िलहाल गुंजाइश है क्योंकि अभी ये प्रोटोटिपिकल स्टेज में, यानी कि अभी फ़ौरन डिप्लॉय नहीं हो सकता, तो इसमें डेवलपमेंट थोड़ी सी और होनी है, और जब वो काम हो जाएगा तो ये 5 से 10 सेकंड का सिग्नल या आपको इससे ज़्यादा भी लेना है तो फौरी तशखीस करके फौरी बता दें। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे यूनिवर्सिटी में भी पहले भी आए बच्चे जो है उन्होंने प्रेजेंट किया, रोबोट लेकर आए। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में किस तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, और दूसरी बात ये असिस्टेंस कितने रिक्वायर्ड है? क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी से जाहिर सी बातें पढ़कर निकले, हमने कल्चर देखा है एज मीडिया ग्रेड, मैंने देखा जी अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है तो जी हमें तो फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं, तो कोई असिस्टेंस नहीं थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने बाय ओन करना है, सब कुछ करना है, शूट भी कर लें, ये भी कर लें, और आप उस वक्त इतने रिसोर्सफुल नहीं होते ना, आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप सब चीज़ें खुद कर सकें, तो आपको यकीनन स्पॉन्सरशिप, आपकी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत मैटर करता है। तो इसमें किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका, मुझे बताइएगा। अच्छा, जरूर मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आप मुझे बताएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसमें। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं ये जो डिवाइस बनाई गई है कार्डियक डिटेक्टर जो है, अच्छा उसके अलावा मैंने जिससे सवाल किया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में या किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दरकार होती हैं, और
जब ये यंग बच्चे आते हैं बहुत सारे डिफरेंट माइंड्स के साथ आते हैं और उसको एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं वर्ल्ड को, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक बहुत प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होती है डीन की, डिपार्टमेंट की, टीचर्स की, और वो खाली बातों और हवाओं से नहीं होता, उसके लिए पैसे भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में ग्रांट्स दे रहा है, क्या कर रहा है? बड़े अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। जी बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का है वो नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड फंडिंग के ऊपर काम वर्किंग कर रहा है, और इसी सिलसिले में हमने अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से MOU साइन किया है, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट जाएंगे रिसर्च वर्क के लिए 6 मंथ्स के लिए वहाँ न्यूजीलैंड जाएंगे फॉर दियर रिसर्च वर्क। प्लस ये कि इसी तरीके से हम लोग इंटरनेशनल ग्रांट्स में भी काम कर रहे हैं और नेशनल लेवल में भी काम कर रहे हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ग्रांट दे रहे हैं हम लोग। अपने 5 स्टूडेंट्स को हमने 5 प्रोजेक्ट को हमने अभी ग्रांट्स दी है। प्लस ये कि इसी तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ग्रांट हमने उन्होंने कॉल फॉर ग्रांट्स आई थी तो हमने अप्लाई किया, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ग्रांट मिली। प्लस एक नेट की ग्रांट हम लोग को मिली है 6 प्रोजेक्ट्स की। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा सलीम हबीब यूनिवर्सिटी इंटरनली भी हर सेमेस्टर्स में बायोमेडिकल डिपार्टमेंट हमारा एक सेमेस्टर वाइज प्रोजेक्ट्स देते हैं, और उसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है कैंपस के, जिसकी वजह से बच्चे इजीली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लेते हैं और काम कर लेते हैं। अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कंपैरिजन करें तो आपने जैसे बताया कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में किन चीज़ों की कमी है जो कि आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जो बच्चे और जो अपनी क्रिएटिविटी या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं? तो इसमें ये है कि सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि हमारी जो लैब्स है दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स ना, तो वो लैब्स ऑब्वियसली मेरे ख्याल से, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आया हूँ तो ऐसी यूनिवर्सिटी लैब्स हैं नहीं अवेलेबल। प्लस ये कि दूसरा ये कि हम लोग फ्रॉम डे 1 स्टूडेंट्स की डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग के पास जाते हैं। प्लस ये कि हम उसके रिसर्च वर्क के पास जा रहे होते हैं, हम लोग इसके फील्ड विजिट्स पे जा रहे होते हैं। ये हमारी डिस्टिंग्विश चीज़ है, और हमने कुछ बच्चों को इंटर्नशिप भी कंपलसरी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर, और ऑब्वियसली FIP तो इनका बच्चों का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपलसरी है ही। तो ये सारी चीज़ें करते हुए बच्चे हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमको मार्केट से बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को कैसा फीडबैक मिला है अभी तक? कहीं टेस्ट किया हो या जो है ना जहाँ जहाँ आप कर गए तो साथ आपको कैसा रिस्पांस नज़र आया? हाँ, अच्छा मिला है। बहुत से लोगों ने हमें कोलैब का भी बोला है, और बहुत से लोगों ने बोला है कि किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो हेल्प करने के लिए भी बहुत से लोग तैयार हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला है, और बहुत से लोगों से सीखने को भी बहुत चीज़ें मिली। जो हमारी मिस्टेक्स थी उन्होंने बताया कि आप ये चीज़ें करें, तो ओवरऑल बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, टोटली आप दोनों ने मिलकर इस पे काम किया या और भी मेंबर्स हैं आपके साथ? हमारी एक और मेंबर हैं सबा फातिमा, वो आज मौजूद नहीं है, बट उन्होंने भी इक्वली हिस्सा डाला एंड हम तीनों ने मिलकर काम किया था इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी सपोर्ट होना फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जब आप लोग सोच रहे थे तो और कौन कौन सी चीज़ें जहन में सोची फिर इसको फाइनलाइज़ किया कि यार ये काम ज़्यादा करना बेहतर है? आसान था, मुश्किल था, चैलेंजिंग था, क्यों चूज़ किया आसान? आइडियाज़ हमारे पास 3-4 थे जिस पे हम सब अलग अलग पहले तो जा रहे थे, लेकिन फिर हम सब इन एज अ टीम हमें ये ज़्यादा अच्छा लगा। चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि इसमें बेसिकली मशीन लर्निंग यूज़ हुई है जो कि हमारा कोड नहीं है, बट लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। देन अगेन हर्डल्स क्या थे आपके पास जो हम लोगों ने पर्टिकुलरली जब आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करी थी फॉर दैट मैटर, तो उस टाइम पे हम लोग ट्रोपोनिन, क्योंकि AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक जो है की टेक्निकल टर्म, वो जो है उसकी डिटेक्शन के ऊपर हम लोग जाना चाह रहे थे पर्टिकुलरली। बट मसला ये कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और वो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए फंडिंग्स और ग्रांट्स लेना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जितना हमें इसके लिए मिल रहा है। तो देयरफॉर हमने आइडिया को थोड़ा जो है वो कट डाउन किया एंड देन फिर हम लोग एक एरिथमिया डिटेक्टर के ऊपर आ गए कि हम लोग, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम तो करना था, बिकॉज हम लोग का पर्टिकुलरली फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था कार्डियोलॉजी। तो इस मामले पे फिर हम लोगों ने कट डाउन करके इसके ऊपर काम किया। इसमें हर्डल्स ये थे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जो इक्विपमेंट्स आते हैं या चिप्स आती हैं वो अप टू द ग्रेड नहीं होती, और वो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल और मसाइल पेश आते हैं कि जो है वो चिप्स या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिवाइसेस जो हैं जिनको इंटीग्रेट करके हमने बनानी है चीज़, वो या मास प्रोड्यूस भी करनी है फॉर दैट मैटर, तो वो अप टू द मार्क के क्वालिटी के लिहाज से नहीं होती और वो उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती, और फिर इसको कोई लीगल कवर या कहीं पे आप उसको
जाके किसी को पूछ भी नहीं सकते, तो वो उसमें पैसों का ज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वक्त का ज़िया, पैसों का ज़िया। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर डेटा सेट की कमी के मतलब हमें डेटा सेट ये जो है ये मगरबी ममालिक और हस्पताल के मरीज़ों के डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड है। पाकिस्तान का कोई डेटा सेट जो है वो अवेलेबल नहीं है सच के जो है जिसके ऊपर हम ट्रेन करें अगर हमें पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई करनी है। तो ये वाले बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हमें फेस करने को मिलते हैं। अच्छी बातें करता है ये सुरेश ना, ऐसा लग रहा है कि कोई खबरनामा जो है वो चल रहा है, बोली जा रहा है पाकिस्तानी मंडी तक रसाई। हम लोग तो कह रहे होते हैं लेकिन उमूमन जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो ऐसे जरा बहुत कम टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो गुड, उसको कंटिन्यू रखना हमेशा ज़िंदगी में। हमें अपनी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। जब कोई अच्छा बोल रहा होता है तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। बोली जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या बोलने के, उसको सुन रही हूँ कि इट्स गुड, तो इट्स नाइस। अच्छा ये बताएं साद, अभी जैसे जुरेज ने भी बताया कि ये तो हमारा जो है ना, हमने इसको थोड़ा प्रोजेक्ट हमारे जहनों में और भी बहुत कुछ हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अभी इनिशियली हमने इसको कट डाउन किया और यहाँ पे अभी आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आगे जो आप लोगों के आइडियाज़ हैं उसको इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है बीइंग अ स्टूडेंट जी, आपने ठक पक करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और उसके बाद आप डिग्री लेके निकले और अपनी रिलेटेड फील्ड्स में आप जाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करेंगे, रिसर्च वर्क अपना चीज़ों का, क्या आपका फ्यूचर प्लान है? हमारा अभी तो फिलहाल फ्यूचर प्लान यही है कि इसको, इस डिवाइस को प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनाने का है, जिसके लिए हम अभी इस पे और वर्किंग कर रहे हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हमने आपको बताया हमारे चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल तक, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे कंप्लीट हो तो हम हॉस्पिटल तक रसाई हासिल करें। इसके अलावा हम इसमें और क्योंकि एरिथमिया बहुत सारे होते हैं तो हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, हम डेटा सेट्स पे काम कर रहे हैं, हम साथ में फिर इस पे और एरिथमियास को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एक दफ़ा ये एरिथमिया वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करें और फिर हम हॉस्पिटल तक रसाई हासिल करके इसको एज अ डिवाइस में मतलब चेंज कर सकें। अच्छा, एक बहुत बुनियादी सवाल है प्रोफेसर साहब, वो ये कि हमें नज़र आ रहा है कि हम अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल्स को उठाकर देखें या स्टडी मॉडल्स उठाकर देखें, जी आपने सेमेस्टर सिस्टम है, पढ़ाई की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, देन पास आउट हो गया, देन अपनी फील्ड्स में चले गए। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने एजुकेशन दी है, तो रिसर्च सेंटर्स की कितनी कमी है और रिसर्च वर्क होना, स्टूडेंट का रुझान उस तरफ लेकर आना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है मार्केट में, हमारी बच्चों के अजहान भी बहुत अच्छे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। असल में रिसर्च पोटेंशियल्स हमारी मार्केट में बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है। एक लिंकेज का मसला है, एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज नहीं है। बाहर के मुल्कों में नॉर्मली इंडस्ट्री फंड करती है रिसर्च वर्क के लिए यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसी सिलसिले में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी वाले, इसीलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड, हमारी फैकल्टी सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने हर मैंने फैकल्टी में कंपलसरी कर दी है, तो वो हम गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इंशाल्लाह ये गैप रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली फंडिंग भी आएगी, रिसर्च फंडिंग भी आएगी, रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनेंगे और हम लोग रिसर्च में आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ें हैं यकीनन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या इसको अप्लाई कर रहे हैं लोग ऑलरेडी आज? जी आजकल अब थोड़ा सा फोकस उस तरफ जा रहा है, इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज की तरफ जा रहा है, तो लेकिन अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में आप कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। तो ये अच्छा, ओवरऑल जो ना, आप क्या समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी की अपने बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर अपना यूनिवर्सिटी भी एक रिसर्च सेंटर बनाए, छोटे पैमाने पर ये स्टार्ट करें, जहाँ पर ये बच्चे डिफरेंट चीज़ों को करें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये क्या इम्पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें बताएंगे आप? मैं आपको ब्रेक पे जाने के बाद जो है ना वो पूछूंगी। ब्रेक पे चले जाते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात करें, जुरेज आप मुझे भी ब्रेक में भी बता रहे थे कि बहुत सारे मसले मसाइल फेस करना पड़ते हैं आप लोगों को और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं ना कि यार ये चीज़ नहीं हो रही, इसको कैसे करना है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को कैसे कोप अप किया आप दोनों ने? पहले जुरेज एंड देन साथ भी बताएंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स आते हैं या चिप्स आती हैं, डिवाइसेस आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, वो अप टू द मार्क या क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। और फिर मेजॉरिटी जो अच्छे चिप्स या इक्विपमेंट है जो कि यूजुअली यूरोप या वहाँ से इम्पोर्ट होना होता है, वो एक तो एक अरसे से जो इम्पोर्ट पे बैन चल रहा है उस वजह से वो इम्पोर्ट ही नहीं होता, और मेजॉरिटी तो वैसे इम्पोर्ट बैन जब नहीं भी था खान साहब की हुकूमत थी तब भी नहीं अब वो आते थे। फिर एक मसला आता है डेटा सेट्स का। पाकिस्तानी अस्पतालों में ये रुझान नहीं है कि वो डेटा सेट्स जो हैं वो पब्लिक करें, क्योंकि बाहर यही होता है कि अमूमी तौर पे पब्लिक किए जाते हैं रिसर्च डेटा सेट्स और उनके ऊपर फिर कॉम्पिटिशन होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो बहुत मेन मसले मसाइल थे जो हमें पर्टिकुलरली इस डिवाइस को बनाते हुए ना फेस करने को मिले। सही जी। साथ वैसे जुरेज ने सारी बात कंप्लीट कर ही दी है कवर,
क्योंकि हमें मेन यही दो मसले आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का था और एक डाटा सेट का था। डाटा सेट हमें पाकिस्तानी हॉस्पिटल से मिला नहीं, तो फिर हमने अभी वेस्टर्न से ही लेके किया, और अभी भी हम जो आगे भी हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहे हैं ना डाटा पे, वो वेस्टर्न पे ही चल रहा है, पाकिस्तानी हमें नहीं मिल पा रहे डाटा सेट। तो यानी ये कोलैबोरेशंस होना भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अभी जुरैज ने भी कहा था ब्रेक में कि भाई अगर ये कार्डिक मशीन्स पे काम हो रहा है, डिटेक्टर्स पे काम हो रहा है, तो उनको NICVD का डाटा चाहिए, चीज़ें। तो आप लोग लिखते हैं ये हॉस्पिटल्स वगैरह को बताते हैं कि हमें असिस्टेंस चाहिए या नहीं मिलती? जी लिखते हैं हम लोग, ऑब्वियसली कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए हमने लेटर्स भी भेजे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ इनकी एथिकल वैल्यूज होती है, तो वो डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो वही अगेन मैंने ये जो बोला है ना आपको कि एक एकेडमी इंडस्ट्री जो हमारा गैप है, जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा हम आगे कोलैबोरेशन के ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे जैसे ये गैप रिड्यूस होता जाएगा हम लोग आगे जाते जाएंगे। एक और सवाल जो मैंने आपसे जाने से पहले छोड़ा था वो है कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर छोटे छोटे रिसर्च सेंटर्स कायम किए जाएँ, बहुत आप बड़ी कोई ना लगा लें फैंसी, लेकिन कुछ तो प्रोवाइड करें बच्चों को कि बुक लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी उनकी हो। ये पॉसिबल है, छोटे छोटे रिसर्च सेंटर बनाना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसके ऊपर फंड भी करे। मैं आपको अगेन फिर सलीम अली यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगा कि हम लोग अभी स्टार्ट ले रहे हैं इनिशिएट एक रिसर्च, और ये रिसर्च सेंटर बनाने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें वो बेसिकली एक क्लस्टर होगा जिसमें 4-5 रिसर्च के फोकस एरियाज होंगे, और वो हम उसको अपने पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप दोनों के? बस यही है कि मज़ीद इसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सोफिस्टिकेशन और होगी, ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग एट द मोमेंट, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। देन अगेन डेटा सेट थोड़ा सा और हमने गैदर किया है, उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करके और मज़ीद बेहतर करेंगे। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड इवेंचुअली जब ये सारा कुछ हो जाए तो एक प्रोडक्ट फॉर्म में हम पेशेंट्स तक पहुँच जा सकें, और ऐसा प्रोडक्ट जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक अच्छा काम यकीनन हो रहा है और फॉर द कॉज भी है, और ये ना सिर्फ पास होने के लिए ये, बल्कि जो है ना आगे जाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी बहुत अच्छे से कर सकता है, और आप लोगों को अच्छा इंतखाब भी आपके प्रोफेसर्स का असिस्टेंस मिली आप लोगों को, तो ये भी एक बहुत बड़ी लक होती है। तो थैंक यू सो मच जुरैज, साद और प्रोफेसर साहब, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा काम आप लोग करें, इसे जारी रखें और मज़ीद जो है उसको बढ़ावा दें, और आगे जो है ना वो आप लोगों की ज़िंदगियों में और लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने की कोशिश करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, मुझे मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।